नमस्कार मित्रों, राजस्थान के इतिहास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट के लेवल फर्स्ट व सेकंड के अकॉर्डिंग अपना अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत मैंने अपने हाथ से पढ़ने के पश्चात अपने हाथों से ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं और इन नोट्स को भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए मित्रों, मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। इसके उत्तर में तो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है और सीकर है। तथा पश्चिम की तरफ चलते हैं तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है। तथा दक्षिण में यदि हम चलते हैं तो उदयपुर है और डूंगरपुर है और इधर राजसमंद है। ऐसे ही पूर्व की तरफ हम चलते हैं तो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और इसका जो प्राचीन नाम और राजधानी है ये आपको बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल शॉर्ट में आपके जो मोटी मोटी याद करने वाली बातें हैं केवल वो ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसको अब इसका जो प्राचीन नाम व राजधानी क्या है। सबसे प्राचीन नाम इसका जो है जो पहले समय में था वह था शिवी, मेदपाट और प्रागवाट्स का नाम था। राजधानी इसकी क्या थी? मध्यिका। राजधानी इसकी क्या थी? मध्यिका थी इसकी राजधानी। ये देखिए, ऐसे ही क्षेत्र कौन सा था? ये मेदपाट और मेद नामक जाति का यहाँ पर निवास था। मतलब मेव जो जाति थी वो यहाँ पर रहती थी। ठीक है, आगे समझ में? ये बिल्कुल मैंने आपको डॉट टू डॉट चीजें बताई हैं। ऐसे बहुत सारा पढ़ने से तो अपन पढ़ते रहेंगे, लेकिन अपने जो काम की चीजें हैं केवल वही मैं छांट करके आपके सामने लेकर के आई हूँ। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ये देखिए, उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इन सब का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये देखिए मित्रों, उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई थी। मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति किससे हुई थी? विदेशी शासकों से हुई थी। और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति ईरान के आदिल नौशेर खां के वंश से हुई थी। अब्दुल फजल की पुस्तक में यह है। और जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार जैन धर्म शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान से हुई थी। और वल्लभी का शासक शिलादित्य था। वल्लभी का शासक कौन था? शिलादित्य था। शिलादित्य की राजधानी आनंदपुर या वाड़नगर थी। शिलादित्य के पुत्र का नाम गुहिर या गुहिलोक था। गुहिल को मेवाड़ का संस्थापक माना जाता है। गुहिर को ही मेवाड़ का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। मुहणोत नैन्सी ने शत्रुंजय महात्म्य के मत का समर्थन किया। मुहणोत नैन्सी के अनुसार मेवाड़ के शासकों की कुल 24 शाखाएं थी, जिसमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी थी? एक तो रावल और एक थी गुहिल वंशीय। ठीक है, और रावल या गुहिल वंशीय या फिर सिसोदिया वंशीय। ठीक है, एक बार मैं आपको पुनः समझा देती हूँ इसको। मेवाड़ के इतिहास की तरफ अपन चलते हैं तो मेवाड़ किधर पड़ता है? मेवाड़ के उत्तर में तो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू और सीकर है। इधर अपन जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर उसके दक्षिण में है, डूंगरपुर उनके दक्षिण में है, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। प्राचीन नाम इसका शिवी या मेदपाट या प्रागवाट कह सकते हैं अपन। राजधानी क्या थी इसकी? मध्यिका थी। ठीक है, क्षेत्र क्या था इसका? मेदपाट या इसे मेद नामक जाति भी यहाँ पर निवास करती थी। जो मेव जाति थी वो यहाँ पर निवास करती थी। अब इसकी उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत हुए हैं। देखिए, जब जैसे मान लीजिए अभी अपने यहाँ पर महावारी चल रही है। ठीक है, अब इस महावारी के बारे में जैसे बाद में अपन जब कोई भी इसके बारे में पुस्तक लिखेगा या अपने अपने व्यूज देगा तो वो सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी मेवाड़ की उत्पत्ति के विषय में लोगों के द्वारा जो लिखी गई बातें हैं उनके सबके अलग अलग व्यूज हैं। देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? विदेश से। कहाँ से हुई थी? विदेश के शासकों से हुई थी। ऐसे ही अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि अब इस तरह से डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि अबुल फजल की आईने अकबरी में मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति ईरान के आदिल नौशेर खां वंश से हुई
थी। ऐसे ही जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान से हुई थी। वल्लभी का शासक कौन था? शिलादित्य था। शिलादित्य की राजधानी क्या थी? वाड़नगर थी, या फिर आनंदपुर भी कह सकते हैं। शिलादित्य के पुत्र का नाम गुहिर या गुहिलोक था, या उसे बाद में क्या कहा जाने लगा? गुहिल भी कहा जाने लगा, और उन्हीं को मेवाड़ का संस्थापक माना गया। मोहनोत नैन्सी ने शत्रुंजय महात्म्य के मत का समर्थन किया। मोहनोत नैन्सी के अनुसार मेवाड़ के शासकों की कुल 24 शाखाएं थी, जिसमें से 2 शाखाएं क्या थी? महत्वपूर्ण थी। अब वो कौन कौन सी 2 शाखाएं थी जो महत्वपूर्ण थी? एक तो थी रावल, रावल को ही हम गुहिल वंशीय भी कह सकते हैं, और एक थी सिसोदिया वंशीय। ठीक है, एक थी सिसोदिया वंशीय। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में मैं आपके लिए बना करके लाई हूँ नोट्स। ठीक है मित्रों, देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के शासकों को हिंदू सूरज व रघुवंशी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के शासकों को हिंदू सूरज व रघुवंशी के नाम से भी, मतलब ये राम के वंशज माने गए। रघुवंशी मतलब राम के वंशज माने गए हैं। मेवाड़ के संस्थापक गोहिल ने लगभग 566 एडी में ही ईडर व उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के जो संस्थापक गोहिल थे, उन्होंने लगभग 566 एडी, है ना, में ही ईडर व उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल अर्थात कालभोज, बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? कालभोज को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। कालभोज को मेवाड़ का क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक माना जाता था। बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तथा उन्होंने नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के शासक एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में शासन चलाते थे। बप्पा रावल के बारे में जानकारी है कि बप्पा रावल के बारे में जानकारी है कि वैद्यनाथ प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है। बप्पा रावल के बारे में जो जानकारी मिली है वो हमें कहाँ से मिली है? वैद्यनाथ प्रशस्ति से मिली है। अस्का लेना आशीर्वाद प्राप्त करना। अस्का लेने का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद प्राप्त करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जैत्र सिंह। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारा जो ये मेवाड़ जो राजवंश है, उसमें से सबसे पहले कौन आते हैं? जैत्र सिंह। 1210 से लेकर 1252 तक इन्होंने अपना राज किया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1500। अब इनको हम एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ही आए थे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। जैसे जो दिल्ली की सल्तनत थी, वो यहाँ पर हमसे इन लोगों से युद्ध करने के लिए आए थे, जैसे जैत्र सिंह वगैरह से। तो इनसे रिलेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दिल्ली की सल्तनत की भी हमने यहीं से शुरुआत की। सबसे पहला जो वंश था वह था गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, जैत्र सिंह के काल में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। फिर उसके बाद आया इल्तुतमिश था 1210 से लेकर 1236। फिर आगे आया खिलजी वंश में कौन था? जेके, मतलब जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, 1290 से लेकर के 1296 तक इन्होंने अपना शासन किया। और फिर उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। उसने कब से कब तक किया था? 1296 से 1316 तक। फिर तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश में 1325 से लेकर 1351 तक। फिर सैयद वंश आया। सैयद वंश के बाद में लोधी वंश आया, है ना। अब लोधी वंश में देखो, बी का अर्थ क्या था? बहलोल लोधी, और एस का अर्थ सिकंदर, और ई का अर्थ था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इस तरह से ये इनके नाम हैं। देखो अब आगे देखते हैं, हम जैत्र सिंह के बारे में पढ़ते हैं। जैत्र सिंह के समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? जब जैत्र सिंह का समय था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश था।
और जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य में भूतेला का युद्ध हुआ। अब इसको याद रखना है, भूतेला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। 1222 से लेकर 1227 तक यह युद्ध लड़ा गया और इसमें जैत्र सिंह की विजय हुई और इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया। अतः जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इसको बहुत ही छोटे से उसमें बताती हूँ। मेवाड़ शासकों को क्या कहा गया? सूरज व रघुवंशी के नाम से भी जाना गया, ठीक है। और मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? गुहिल। गुहिल ने लगभग 966 एडी में ही ईडर व उसके आसपास के क्षेत्र का अधिकार कर लिया। इसमें बप्पा रावल और काल भोज को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया तथा उन्होंने नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया, है ना। मेवाड़ के शासक किसे माना गया? एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में माने जाते थे। और बप्पा रावल के बारे में जानकारी है कि वैद्यनाथ प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है। और अशका का अर्थ क्या बताया मैंने? आशीर्वाद लेना। फिर अपन ने मान लो जैत्र सिंह को शुरू किया। शुरुआत कहाँ से की अपन ने? जैत्र सिंह से की। 1210 से लेकर के 1252 तक इनका शासन रहा। और इधर यदि हम दिल्ली की सल्तनत को देखते हैं कि दिल्ली में कहाँ से क्या शुरू हुआ था, है ना। क्योंकि जैसे मान लो जैत्र सिंह ने शासन किया, अब जैत्र सिंह से युद्ध करने के लिए कौन आया? इल्तुतमिश आया। अब अपन को यह बात भी अपन को क्लियर होनी चाहिए कि उसी समय, जिस समय जब जैत्र सिंह का शासन काल चल रहा था, तो उस समय सेंटर में, जैसे मान लो अपने यहाँ पर अभी गहलोत की सरकार है, लेकिन हमारे सेंटर में किसकी सरकार है? बताइए किसकी सरकार है अपने सेंटर में? हमारे सेंटर में है बीजेपी की। हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो इसी तरह से यदि हम माने तो पहले दिल्ली में किसका शासन था? इल्तुतमिश का शासन था। वो क्या था? 1200 क्या बताया मैंने आपको? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली की सल्तनत पूरी एज इट इज आपको मैंने बताई है। तो उनका जो शासन था, सबसे पहले जो गुलाम वंश आया था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 से 1210 तक थे। और 1210 में कौन बन गए थे? इल्तुतमिश। कौन बन गए थे? इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर 1236 तक था। फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर लोधी वंश, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में, आपको बहुत ही छोटे से रूप में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही जैत्र सिंह के समय में दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। इन दोनों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? भूतेला का युद्ध हुआ। और कहाँ हुआ था? कैसे हुआ? 1222 से लेकर 1227 के मध्य यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई और इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह की राजधानी नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और जैत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी के रूप में चित्तौड़गढ़ को वापस से स्थापित किया। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे छोटा और इससे शॉर्ट आपको इतिहास और कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। अब चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन। ये देखिए मित्रों, इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीद मद मर्दन व उदयपुर से प्राप्त हुई है। चीखा अभिलेख से मिलती है ना। चिरवा अभिलेख से यह जानकारी हमको मिलती है, उदयपुर से प्राप्त हुई है। अब इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक है, जो कौन सी पुस्तक है? हमीर मद मर्दन। कौन सी है? हमीर मद मर्दन। कौन सी है पुस्तक? हमीर मद मर्दन। ये देखो, ये रही हमीर मद और मर्दन, ठीक है। हमीर मद मर्दन कौन सी पुस्तक है? हमीर मद मर्दन। और वे उदयपुर से प्राप्त चीखा अभिलेख से मिलती है। और ये कहाँ, कौन से अभिलेख से मिलती है? चिरवा अभिलेख से हमें मिलती है। राजपूत समाज में सती प्रथा की जानकारी चिरवा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। राजपूत समाज में पहले किस तरह से जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी पति के साथ में क्या होना पड़ता था? सती होना पड़ता था। और यह जानकारी भी हमें चिरवा अभिलेख से ही प्राप्त हुई है। और जैत्र सिंह के काल में ही अर्थुर नियुक्ति व पाश्विक वृत्ति नामक पुस्तकों की रचना हुई थी। अर्थु निवृत्ति और पाश्विक वृत्ति नामक पुस्तकों की रचना हुई। दशरथ शर्मा के
दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के शासकों का स्वर्णिम काल माना है। फिर आगे अब देखिए जयद्रथ सिंह का तो बस यहीं पे समापन हो गया। देखिए जयद्रथ सिंह ने कब से कब तक किया था, 1210 से। जो मेन है अपने, जो मेन यहाँ पे काम में आ रहे हैं, केवल वही मैं आपको अध्ययन करवा रही हूँ। इससे आगे अपन फालतू के उसमें अपन प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। अपन को तो केवल अपना परीक्षा से रिलेटेड चीजें ही पढ़नी है ना। तो जयद्रथ सिंह का आपको समझ में आ गया। जयद्रथ सिंह ने केवल एक युद्ध किया था। कौन सा युद्ध था? भूतेला का युद्ध था। और कब हुआ था ये? 1222 से 1227 के मध्य लड़ा गया। इसमें जीत किसकी हुई थी? जयद्रथ सिंह की हुई थी। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई थी? जयद्रथ सिंह की हुई थी। जयद्रथ सिंह ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़गढ़ को बनाया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से मिलती है तथा चिरवा अभिलेख से भी मिलती है। राजपूत समाज में किस तरह से महिलाओं की जो सती प्रथा थी उसकी भी जानकारी हमें चिरवा अभिलेख से ही मिलती है, जो कि उदयपुर में अभी भी सुरक्षित है। जयद्रथ सिंह के काल में अर्थोन्युक्ति व पाश्विक वृत्ति नामक पुस्तकों की रचना हुई। दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के शासकों का स्वर्णिम काल कहा। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम काल किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। किसके काल को कहा था? जयद्रथ सिंह के काल को कहा था। ठीक है, और कौन सा काल कहा था? स्वर्णिम काल कहा था। अब 3 तरह के प्रश्न बन गए। ठीक है, अब आगे इनके आगे किसने संभाली ये बागडोर किसने संभाली? आगे देखिए तेज सिंह 1252 से 1268। 1252 में जयद्रथ सिंह की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात में 1252 से 1268 में देखिए उपाधि क्या थी? तेज सिंह की उपाधि क्या थी? उमापति वरवंध्य। उमापति वरवंध्य क्या थी उपाधि? उमापति वरवंध्य। उमापति वारवंध्य। उमापति वारवंध्य प्रौढ़ प्रताप मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ था। उमापति वारवंध्य प्रौढ़ प्रताप मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ था। श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी इसका कौन सा था? कौन सा मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ था वो किसके शासन काल में आया? तेज सिंह के शासन काल में। क्या था वो? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके चित्रकार कौन थे? कमलचंद। चित्रकार कौन थे इसके? कमलचंद थे। ठीक है, अब देखिए समर सिंह कब आया? 1268 से 302। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें बिल्कुल इसने कुछ कार्य नहीं किया, इसलिए इसका कोई हमारे पास में कोई ऐसा कोई उल्लेख था नहीं, तो मैंने आपके लिए नहीं यहाँ पर निकाला। फिर आए हमारे समर सिंह जी 1268 से 302 ईस्वी में। अब ये मैंने आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझा दिया। देखो ये यहाँ पर हमारे जो दिल्ली थी उसके अंदर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, 1276 में हुए। ये सेनापति हुए इसके उलुग खां हुए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसके अंतर्गत ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इधर जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उनके सेनापति थे उलुग खां। ठीक है, और 1303 ने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर के जो शासक थे वो थे हमीरदेव चौहान और उनकी पत्नी थी रंग देवी। ठीक है, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में हुआ। चित्तौड़ के शासक थे फिर रतन सिंह हुए और उनकी पत्नी उमा दे इनकी पत्नी थी। और इसके पश्चात में 1200 यहाँ गुजरात पर आक्रमण हुआ और इसमें जो उसके मंत्री थे वो अब आगे देखिए अपन आगे इसको मैंने थोड़ा डिटेल में और लिख रखा है। इसको एक्चुअली में फोटोकॉपी करवाया है, इस फोटोकॉपी के कारण ये थोड़ा सा क्लीन नहीं आया है इसके अंतर्गत, है ना। तो एक बार अपन आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए समर सिंह के काल में गुजरात का जो शासक था वो कौन था? कर्ण बघेल, है ना। कौन था? कर्ण बघेल था। ठीक है, देखिए समर सिंह के काल में गुजरात का जो शासक था वो कौन था? कर्ण बघेल था। कर्ण बघेल मंत्री माधव ने उलुग खां को गुजरात आक्रमण हेतु बुलाया था। गुजरात से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना से अमर सिंह के द्वारा
अमर सिंह के द्वारा कर वसूला गया और इस घटना की जानकारी जिन प्रभसूरी की पुस्तक तीर्थकल्प से प्राप्त होती है। देखो इसकी इनके जो युद्ध था, युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि इनके द्वारा जब समर सिंह के काल में जब गुजरात का शासक कौन था? बघेल था। कर्ण बघेल के मंत्री माधव ने उलुग खां को गुजरात आक्रमण हेतु बुलाया था। उलुग खां को गुजरात पर आक्रमण हेतु बुलाया था। गुजरात से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अमर सिंह के द्वारा कर वसूला गया तथा इस घटना की जानकारी जिन प्रभसूरी की पुस्तक तीर्थ कल्प से प्राप्त होती है। समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं को नाश करने वाला कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं को नाश करने वाला किसे बताया गया है? समर सिंह को। ठीक है, अब देखो रतन सिंह। रतन सिंह कौन है? रतन सिंह का समय कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? देखिए अब ये रतन सिंह है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा अच्छा है, जिसको हम समझेंगे और विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। देखो अमीर खुसरो की पुस्तक खजवाइन उल फुतूह और मलिक मोहम्मद जायसी, देखो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, अमीर खुसरो की पुस्तक है खजवाइन उल फुतूह और मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत और लब्धोथे की पुस्तक है पद्मिनी चरित्र और हेम रत्न की पुस्तक है गोरा बादल छिताई और नारायण दास की पुस्तक है छिताई वार्ता। तो इस तरह से ये हमारी 5 पुस्तकें हैं जिनके अंतर्गत हमको इन सभी की इन सारी बातों की जानकारी इन जानकारी के मुख्य स्रोतों से हमको हुई है। रत्न सिंह की पत्नी का नाम था पद्मनी। रत्न सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मनी था। पद्मनी श्रीलंका की राजकुमारी थी। पद्मनी श्रीलंका की राजकुमारी थी। पद्मनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। पद्मनी के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। और इनकी माता का नाम चंपावती व तोते का नाम हीरामल था। ठीक है, ऐसे ही देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के आक्रमण के प्रमुख कारण क्या क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? समर सिंह के द्वारा उलुग खां ने कर वसूला, साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महत्व और मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मनी को प्राप्त करने की इच्छा। ये 4 कारण थे इसके मुख्य रूप से। देखिए इसको मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देती हूँ कि इसमें इसके प्रमुख यहाँ पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण थे वे 4 कारण थे। साम्राज्यवाद नीति, गुजरात से जब उसके मंत्री जब लौट रहा था कर्ण बघेल, है ना, कर्ण बघेल से युद्ध करके जब मंत्री लौट रहा था तो माधव के द्वारा उलुग खां से क्या मांगा गया था? कर मांगा गया था और समर सिंह के द्वारा कर वसूला गया और इस घटना की जानकारी जिन प्रभसूरी की पुस्तक से हमको तीर्थ कल्प से प्राप्त होती है ना, और किस तरह से इनसे कर वसूला, साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महत्व तथा मलिक मोहम्मद जायसी ने उनकी पत्नी के प्रति भी इच्छा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना होना भी बताया, है ना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या किया यहाँ आकर के। देखो क्या 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 इन्होंने अपने अपने स्वरूप को यहाँ पर आकर के प्रदर्शित किया, उस सब का वर्णन देखिए हम करते हैं, है ना। अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि इतिहास ऐसा है जो कि अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की तरह तरह की जानकारियाँ, तरह तरह के राइटर्स की बुक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैंने भी अपने पास में जिस तरह की मेरे पास किताब थी उस किताब के अंतर्गत ही मैंने इसको इन नोट्सों को तैयार किया है। यदि आपको कोई कमी बेसी लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 303 को 28 जनवरी 303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया और लगभग 8 महीनों तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या रखा? घेरे रखा तथा 26 अगस्त 1303 को मतलब अलाउद्दीन खिलजी से खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस आक्रमण में रत्न सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल मारे गए। रानी पद्मनी ने जौहर कर लिया और 1303 में रानी पद्मनी के द्वारा जौहर कर लिया गया।
1303 की यह घटना मेवाड़ का प्रथम शाका कहलाई। एके ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। ऐसे ही अब देखो, अब इसमें क्या था कि जो हमारे रत्न सिंह थे, रत्न सिंह से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा युद्ध किया गया और जो मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उसको 8 महीनों तक लगातार घेरे हुए रखा। 8 महीनों तक उस दुर्ग को लगातार घेरे रखा और लास्ट में जीत किसकी हुई? जीत हुई अलाउद्दीन खिलजी की। और इसमें गोरा व बादल इनके सेनापति भी मारे गए। रानी पद्मनी ने यहाँ पे जौहर किया तथा 1303 की यह घटना मेवाड़ का क्या कहलाई? प्रथम शाका कहलाई। 1303 की इस घटना को मेवाड़ का क्या कहा गया? प्रथम शाका कहा गया। एके ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया, है ना। अब इसमें देखो केसरिया, जौहर क्या क्या होते हैं उनको भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसमें भी हमारे कंफ्यूजन रहता है कि केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, शाखा क्या होता है, बामासा क्या होता है। अब देखो, युद्ध में जीत की स्थिति नजर नहीं आने पर राजपूत पुरुष लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग देते थे। उनको ये रहता था कि बस अब क्या होगा, अब तो हम जीतेंगे तो है नहीं, तो वो अपने प्राणों को स्वयं ही त्याग देते थे। शत्रु के हाथों से मरने से अच्छा तो वे अपने प्राण खुद ही त्याग देते थे। अब जौहर किसे कहते हैं? राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करना, अग्निकुंड सजाया जाना, ये सब क्या था? जौहर था। शाका क्या था? केसरिया प्लस जौहर, ये दोनों क्या कहलाते थे? शाका। मतलब इधर तो केसरिया हो गया और इधर क्या हो गया? जौहर हो गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या कहलाए? शाका कहलाए। ऐसे ही बैमासा क्या था? वह स्थान जहाँ शाखा किया जाता था। बैमासा क्या कहलाता था? ऐसा स्थान जहाँ शाखा किया जाता था। अब देखो, हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 तक हमीर सिसोदिया जी आए। अब इनकी उपाधि के बारे में सब अपन विस्तार से अभी पढ़ेंगे। अपन उपाधि क्या थी? विषय घाटी पंचानन। इनकी उपाधि क्या थी? विषय घाटी पंचानन। क्या उपाधि थी इसकी? विषय घाटी पंचानन, अर्थात विषम परिस्थितियों में अड़िग रहने वाली यह उपाधि कीर्ति प्रशक्ति में दी गई थी। और सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे? वीर राजा। सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे? वीर राजा। कान्हा व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य के प्रथम अध्याय राजवर्जन की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी तथा इस राज्य वर्णन में हमीर सिसोदिया को वीर राजा कहा गया। हमीर सिसोदिया को क्या कहा गया? वीर राजा कहा गया। अब नेक्स्ट हम जो हमीर सिसोदिया के बारे में और भी जानकारियां हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मेवाड़ से रिलेटेड सारे जितने भी अपने यहाँ पर जितने भी शासक हुए हैं उन सबका समय सहित आपको वर्णन करके यहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। और इसके अंतर्गत किसने किसके शासन काल में कौन सी और किस समय कौन सा आक्रमण किया था वह भी मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।